मेरे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, दो विधियों के बारे में, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी हमने विधि की थी विलोपन विधि। और इसमें हम करने जा रहे हैं वज्र गुणन विधि। आप सवाल को यदि नहीं लिखा हुआ हो तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि लिखी हुई है किसी विधि का नाम तो उसी विधि से करना है, अन्यथा आप किसी भी विधि से किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको अलग अलग उनको सोल्व करने के लिए विधियां बताई जा रही हैं। वज्र गुणन विधि के लिए पहले मैं एक सामान्य दो समीकरण ले रहा हूं। मान लिया एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0। एक समीकरण ये है। दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। बच्चों, अगर प्रतिस्थापन हो तो हम इसमें से x का मान निकाल के मान लिया इसके अंदर रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। और यदि विलोपन विधि हो तो हम या तो x के गुणज या फिर y के गुणज को बराबर कर लेंगे, घटा देंगे या जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा। और ये है वज्र गुणन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये दो समीकरण हैं। समीकरण की स्थिति अच्छी तरह समझ लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0। यहाँ पे 0 ही रहेगा। जो कांस्टेंट टर्म है यानी अचर राशि है उसको आप उठा के इधर ले आएंगे, यहाँ पे शून्य ही रहना है। अब आपने देखना है यहाँ पे जो x के साथ लगा हुआ वो a होगा। पहले समीकरण में उसको a1 कह देंगे, दूसरे समीकरण में a2 कह देंगे। y के साथ लगे हुए को b कहते हैं, b1 और b2। और जो बाकी अचर राशि बच गई वो c कहलाएगी यानी c1 c2। और ये शून्य से इधर होने चाहिए, पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा। फिर आपने इसको सोल्व करने के लिए मेथड ये है कि यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो, यहाँ 1 लिखिए आप। तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए तरीका यह है कि आप यहाँ पे b1, यहाँ पे c1, यहाँ a1 और यहाँ फिर b1 और यहाँ पे b2, c2, a2 और b2। मतलब x y 1, इधर b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये वज्र गुणन विधि के द्वारा हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हमने करना क्या है, इसके बाद हम इसकी गुणा करेंगे। देखिए आपस में आपको बड़े ध्यान से देखना है कि गुणा कैसे होती है। गुणा के लिए ये तरीका है कि आप इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे। कीजिए, क्या बनेगा, x बटा b1c2 b1c2 यानी इसका y का कोफिशिएंट यानी y का जो गुणक है और इधर इसका जो अचर राशि है, माइनस आपको पता है ऊपर से नीचे प्लस और नीचे से ऊपर सारे माइनस रहेंगे, माइनस b2c1। हर एक में हम इसी तरह लिख लेंगे, बराबर है y c1 a2, ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, माइनस c2 a1, फिर बराबर है 1 a1 b2 माइनस a2 b1। ये रहेगा हमारा। अगर इतना आ गया तो समझो सवाल लगभग हमारा हो गया। पहले हमने समीकरणों को इस रूप में लिखना है, ध्यान दीजिएगा, इस रूप में लिखना है।
फिर आपने x, y और 1 लिखना है, फिर यहाँ B1, C1, A1, B1। ध्यान देने की बात है, B1, C1, A1, B1, B2, C2, A2, B2, मतलब पहले B फिर C फिर A फिर B, और आपस में ऊपर से नीचे गुना शुरू करनी है, फिर माइनस नीचे से ऊपर, फिर y के इधर बराबर है y, ये ऊपर से नीचे गुना, माइनस नीचे से ऊपर गुना, बराबर है 1, ऊपर से नीचे गुना, माइनस नीचे से ऊपर गुना। ये होने के बाद हम इसका मान निकालेंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे, x का मान आ जाएगा, इसको इसके बराबर रख देंगे, यानी ये दोनों बराबर रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। ये मान निकालने के तरीके हैं। अब इसके अलावा ये तो है हल करने का तरीका, और हल किस स्थिति में होगा वो अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ क्या स्थितियां हो सकती हैं, मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूं क्या स्थिति हो सकती है। स्थिति ये हो सकती है बच्चों कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। यह स्थिति ऊपर से हम शुरू हो जाते हैं, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। एक स्थिति ये हो सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है, और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2। ये 3 स्थितियां हो सकती हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, या फिर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, और तीसरी स्थिति हो सकती है तीनों आपस में बराबर है। उदाहरण ले लेते हैं, कैसे, इसको मैं हटा देता हूं। मान लिया आपके पास समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर है 0। अगला समीकरण है 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर है 0। देखिए इसमें A1 क्या है, यहाँ पे मैं इसके सामने लिख देता हूँ, यहाँ पे सबका A1 बराबर है 2, B1 बराबर है 3, C1 बराबर है 5, और यहाँ पे है A2 बराबर है 3, B2 बराबर है 5 क्योंकि y के साथ लगाओ 5, और ये C2 बराबर है 7। अब आप देखिए यहाँ कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई है। इस केस में हमारी स्थिति क्या बन रही है करके देखो, A1 बटा A2 बराबर है 2 बटा 3, B1 बटा B2 बराबर है 3 बटे 5। तो यहाँ पे क्या स्थिति हो गई, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। और यदि ऐसा हो तो क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, इसका मतलब है, इसका अर्थ क्या है, केवल एक हल, इसका सिर्फ एक हल है। और जिसका एक हल होता है उसी को हमने उसी सवाल को करना होता है, क्योंकि एक हल हम निकाल सकते हैं। और अगर स्थिति ये आ जाए तो इसका मतलब होता है कोई हल नहीं। जब हल ही नहीं है तो निकालेंगे क्या, नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछली एक्सरसाइज में कि ये कई बार x और y दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बराबर होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो हल नहीं होगा, तो हम क्या निकालेंगे, कुछ नहीं। और इसके हैं अनेक हल। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो अनेक हल, और अनेक हल होते हैं तब भी हम उसको नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि बहुत सारे हल हैं। तो एक ही स्थिति में हमने हल निकालना है जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। आप समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिए बच्चों कि जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तभी अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है और उसी को हमने निकालना होता है। अगर A1 बटा A2 बराबर है B1, ये देखिए
a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं तो हम हल नहीं निकाल पाएंगे। वो स्थिति कौन सी होती है, यानी पहले आपने ये देख लिया, ये स्थिति कौन सी है, 2/3 बराबर ये 2/3 और ये 3/5 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये अद्वितीय हल है, इसको हम निकाल सकते हैं। स्थिति नंबर 2 को अगर हम देखें तो अगर हम यहां पे यूं कर दें, यहां 4 कर दें और यहां 6 कर दें, तो इस स्थिति में आप देखिए क्या बन गया आपका, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। अब स्थिति देखिए आपका क्या है, a1 बटा a2 बराबर है 2/4 यानी कि 1/2, b1 बटा b2 क्या है 3/6 यानी कि 1/2, c1 बटा c2 क्या है 5/7। अब आप देखिए कौन सी स्थिति बन रही है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। कौन सी स्थिति है, दूसरी, तो इसका कोई हल नहीं है। और यदि यहां पे आ जाए ऐसे, हम इसको कर दें 10, तो स्थिति क्या बन गई 10, ये क्या बन गया 5/10 यानी 1/2। सभी क्या हो गए 1/2 1/2, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो अनेक हल हो गए। देखिए ना 2/4 3/6 5/10। तो ये 3 स्थितियां हैं। आपने सबसे पहले तो सवाल में ये बताना देखना होगा कि कौन सी स्थिति है। यदि अद्वितीय हल की स्थिति है यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 हो तो सवाल आगे करना है, नहीं तो सवाल वहीं पे बंद हो जाएगा। आप लिख देंगे ये स्थिति आती है तो कह देंगे कोई हल नहीं, सवाल खत्म, या ये स्थिति आती है तो अनेक हल, सवाल खत्म। अब आप आ जाइए सवाल के ऊपर। पहला ही सवाल दे रखा है, x -3y -3 बराबर 0 और 3x -9y -2 बराबर है 0। आप देखिए कौन से वाली स्थिति है, पहले आप यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है, ये आवश्यक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 क्या है, a1 1, b1 क्या है -3, क्योंकि प्लस होता है ना इसमें, तो देखो प्लस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, तो b1 -3, c1 -3, a2 3, b2 -9, c2 -2। अब आप देखिए कौन सी स्थिति है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, क्योंकि आप देखिए ये भी 1/3 है और ये -3 बटे -9 कट के 1/3 ही आएगा, तो ये स्थिति है। और बराबर नहीं है c1 बटा c2, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आएगा कटने के बाद, लेकिन ये 3/2 आएगा, ये बराबर नहीं है, ये स्थिति है। तो आप क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। दूसरे इसके अंदर आपने इसी तरह से सभी सवालों को देखना है, और एक सवाल में इसमें से जिसका अद्वितीय हल है वो आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें बहुत थोड़े सवाल हैं, इसलिए मैं अपना सवाल बना के बच्चों आपको बता देता हूँ, इसमें से नहीं करूँगा। मान लिया कि हम कर लेते हैं 2x + 3y + 2 बराबर है 0। दूसरा हमने ले लिया 3x + 2y + 3 बराबर है 0।
तो अब आप इसको देखिए, इसका अद्वितीय हल बनता है। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। क्यों? क्योंकि a1 बटा a2 तो किसके बराबर है, 2 बटा 3, और b1 बटा b2 क्या है, 3 बटे 2, बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आप देखिए। फिर उसी तरह से आप x जो हमने तरीका लिया था वो y और 1। अब आप यहाँ पे देखिए, मान लिया कि मैं थोड़ा सा आपको और अच्छी तरह से वो करने के लिए, मान लिया किसी में माइनस हो तो आपको दिक्कत होती है, मैं यहाँ माइनस लगा लेता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि माइनस वाला भी हो सकता है, और माइनस कर लेते हैं, मान लिया ये भी माइनस कर दिया हमने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, b1। b1 क्या है हमारे पास, आप यहाँ पे अलग से करके देख लीजिए। a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 3, c1 बराबर है -2, a2 बराबर है 3, b2 बराबर है -2, c2 बराबर है 3। आप इस तरह से लिख लीजिए। और यहाँ क्या होता है, b1 की बजाय 3, फिर c1, फिर a1 और फिर b1, फिर नीचे इसी तरह से b2, c2, a2 और b2। अब इसको इससे गुना करना है, माइनस इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, माइनस इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, माइनस इसको इससे गुना करना है। तो ऊपर x y 1 बटे में बराबर है 3 तिये 9, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस गुना होके हो जाएगा प्लस के 4। लेकिन हमने यहाँ पे माइनस और -2 गुणा में -2, यानी कि -2 तो +4 हो गए, और ये माइनस हमने लगाना ही है। 3 तिये 9 लिख के आगे पहले माइनस लगा दो, फिर उसके बाद ये देखो 2 दूनी 4, और माइनस गुना होके क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस हो गए, प्लस माइनस ही रहेगा। अब इसको यहाँ पे प्लस का है, लेकिन 2 तिये 6, ये माइनस का आ गया तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद 3 दूनी माइनस 3 दूनी 6, ठीक, और 2 तिये 6, 3 दूनी 6, ठीक, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, क्योंकि 2 तिये 6, देखिए बेटा ये तो प्लस होना था और आगे है माइनस, तो प्लस माइनस, और फिर -3 दूनी 6, ये इसके नीचे -4 और 3 तिये -9। क्या आ गया, x बटे 5 बराबर है y बटे -12 और 1 बटे -13। तो मान क्या निकल जाएंगे इसके, आप इसको और इसको इकट्ठा कीजिए, x का मान ले लेंगे, इसको और इसको करके y का। तो मैं यहाँ कर देता हूँ आपके पहले और तीसरे को, x बटा 5 बराबर है -1 बटे 13, तो x का मान आ गया -5 बटे 13, क्योंकि आप 5 को उठा के उधर ले जाएंगे। इस तरह y का मान निकालना हो तो y बटे -12 बराबर है -1 बटे 13, तो ये उठा के -12 उधर ले जाएंगे, तो y बराबर है क्या आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 12 बटे 13। ये मान आ गया और ये मान आ गया। इस तरह से आपने हल करना है। पहले सवाल में 4 वो हैं, पहले का हल है ही नहीं, बाकी जिसमें भी अद्वितीय हल हो वो आपने करना है। इसके बाद दूसरा सवाल आ जाता है हमारे, इसमें भी 2 सवाल हैं, वो मैं एक कर देता हूँ, इसी में से कर देता हूँ। ये मैं यहीं लिखा रहने देता हूँ, आपको आसानी रहेगी बार बार देखने में। देखिए, a और b के किन मानों के लिए रैखिक युग्म अपरिमित रूप अनेक हल होंगे, किन मानों के लिए अनेक हल होंगे। देखिए 2x प्लस 3y बराबर है 7, और ये है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई
बराबर है 3a प्लस बी माइनस 2। और मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि सबको पहले इधर ले आओ, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे उधर रख के कर सकते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इधर ले आओ इसको। तो क्या बन जाएंगे ये 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर है 0, ये पहली समीकरण। और ये a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई और माइनस पूरे को ब्रैकेट में रख लो 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर है 0। अनेक हल की बात कही है। अनेक हल कौन से होते हैं? जिसमें a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2 हो। तो आप अनेक हल के लिए आप यहाँ लिख लेंगे, अनेक हल के लिए 2 बटा a माइनस बी बराबर है b क्या है यहाँ पे a क्या है 2 और यहाँ a माइनस बी, तो a1 बटा a2 बराबर है क्या होगा b1 3 बटा b2 यानी कि a प्लस बी बराबर है c1 माइनस 7, माइनस हो तो साथ में लगेगा, बटे c2 माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस से माइनस काट दो आप। अब आपने अनेक हल के लिए करना है तो a और b का मान ज्ञात करना है। आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि ये था ना अनेक हल के लिए a और b का मान ज्ञात करना आपने। तो आप इसको क्या करें, पहले दो को इकट्ठा ले लो, a माइनस बी a प्लस बी। हल नहीं करना बेटा, आपने सिर्फ पहले तो ये लगाना है और अब इसमें इसी को हल कर दो ताकि a और b का मान आ जाए। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर करो, तो क्या बन जाएगा 2a प्लस बी ब्रैकेट में 3a माइनस बी ब्रैकेट में। इसको हल करो 2a प्लस 2b बराबर है 3a माइनस 3b। अब आप देखिए a और b का रिलेशन कर लीजिए। आप b को उठा के इधर ले आओ और a को उठा के उधर ले जाओ, तो ये माइनस 3b इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 2b प्लस 3b। और ये क्या है 3a इधर है ही और 2a उठा के उधर जाएंगे तो माइनस 2a। तो क्या बन गया हमारा 3a माइनस 2a, a बच गया बराबर है 5b। a किसके बराबर आ गया 5b के बराबर आ गया। इसको नंबर 1 दे के या जो भी नंबर है आप छोड़ दीजिए। अब आप इसको और इसको ले लीजिए, चाहे इसको और इसको ले लीजिए, मर्जी आपकी, किसी को भी आप ले सकते हैं। तो किसी एक को लेके मान लिया आपने रख लिया यही 2 बटे a माइनस बी बराबर है 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, क्योंकि माइनस तो काट दिया ना हमने, इसको और इसको रख लिया। चाहे आप इसको और इसको भी रख सकते हैं, जो आसान लगे आपको वो रख लीजिए। अब आप इसको आर पार गुणा कर दीजिए इधर और इधर, तो ये बनेगा, इसको इधर गुणा करें तो 2 से गुणा हो जाएगी 6a प्लस 2b माइनस 4, और इसको इधर गुणा करें तो 7 से हो जाएगी 7a माइनस 7b। अब आप वही चीज़ उठा के इसको सबको इधर ले आओ तो अपने आप ही बन जाएगा। तो देखिए क्या बन रहा है कि इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 6a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस 7b बराबर 0 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसको उठा के इधर ले आओ, इसमें से ये घटाओ, क्या बन गया माइनस a, 2b प्लस कर 7b ये 9b और ये माइनस 4 बराबर है 0, और माइनस a प्लस 9b बराबर है क्या हो गया 4, और a किसके बराबर है 5b के, तो a की जगह 5b रख दो, तो माइनस 5b प्लस 9b बराबर है 4, और ये क्या हो जाएगा 4b बराबर है 4, और b बराबर है क्या आ जाएगा 1। b का मान निकल गया, b का मान 1 निकल गया, तो a का मान क्या आएगा, इसलिए a क्या बराबर हो जाएगा a बराबर है 5b। इस समीकरण से था ही a बराबर है 5b था और b की जगह 1 आ गया, तो हमने क्या रख दिया a बराबर है 5 गुणा में 1 यानी a बराबर है 5। तो a का मान 5 होना चाहिए और b का मान 1 होना चाहिए, तब इसके अनेक हल होंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब कोई सवाल शुरू होता है
या टीचर जब पढ़ाना शुरू करता है क्लास में, आप शुरू से लेके अंत तक टीचर के साथ बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। ज़्यादातर बच्चे जो हैं, बिल्कुल आप इस बात को स्वीकार करना कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं शुरू में तो टीचर के साथ जुड़ते हैं, 2-3 स्टेप आया ठीक, और उसके बाद वो इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उनको सवाल कभी समझ में नहीं आता और उनको आखिर में जाते जाते कुछ भी नहीं पता लगता। कोई सवाल आप 10th क्लास में हैं, आपने आगे बहुत कुछ सोच रखा है कि मैंने ये बनना है वो बनना है, तो वो बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन टीचर के साथ बनानी पड़ेगी। आप इस एज में हैं, आप कोई भी आदत पाल सकते हैं, और आज जो आदत आपकी बन गई आप पेपर पे लिखवा लीजिए, हमेशा वही रहेगी, फिर आप बदल नहीं पाएंगे। इसलिए आज ही कंसंट्रेशन वाली अच्छी आदतों को अपनाइए। आप क्लास में ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे कोई बच्चा आपको डिस्टर्ब ना करे और जहाँ से टीचर के साथ आप बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्टेक्ट बना सकें। ये वीडियो लेक्चर भी आप जब देख रहे हैं, आप अकेले हैं और आप कंसंट्रेशन बना के देखिए, ना कि सवाल को यहाँ आते आते तो ठीक और उसके आगे आते आते आप गायब। तो वो चीज़ें उस टाइम आपको जब ये सवाल चल रहे होते सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं, वो चीज़ें आपको हटा रही हैं अपनी ज़िंदगी से दूर, वो स्पॉइलेज आपको जो है ख़राब ज़िंदगी की ओर ले जा रही हैं। आप उनको छोड़ दीजिए और पूरे एक चीज़ को सोच के बैठिए कि सवाल जब शुरू होगा, जब टीचर पढ़ाना शुरू करेगा, मैं बिल्कुल उसके साथ अपनी कंसंट्रेशन उसके साथ जुड़ा रहूँगा या जुड़ी रहूँगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप जो है पीछे हट जाएं या आप पीछे रह जाएं, किसी भी सूरत में नहीं रहेंगे। आप हमेशा आगे वाले स्टूडेंट में रहेंगे, आप हमेशा कामयाब बने रहेंगे। आपके वो मार्क्स आएंगे जिनके आप सोचते हैं कि ये आ ही नहीं सकते, बिल्कुल आएंगे आपके। लेकिन एक ही काम करना होगा कि आपको शुरू से लेके अंत तक टीचर के साथ बने रहना होगा। तो आशा है आप ऐसा कर पाएंगे, तो मेरा आपसे वादा है आप बिल्कुल आगे जाएंगे। अगला सवाल, इसी का मैं हिंट देता हूं, दूसरे पार्ट का भी, ये फर्स्ट पार्ट था दूसरे का, और सेकंड पार्ट के मान के लिए रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए, देखिए यह है 3x + y बराबर है 1 और 2k - 1 x + k - 1 y बराबर है 2k + 1। कोई हल नहीं के किस समीकरण के लिए, के किस मान के लिए कोई हल नहीं वाला कौन सा होता है, ये वाला है। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि इसका a क्या है 3, b क्या है 1, c क्या है, इसको उठा के इधर ले आएंगे -1 हो जाएगा, और इसके लिए a क्या है 2k - 1, b क्या है k - 1, और c क्या है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो -2k + 1 हो जाएगा, यानी -2k - 1 हो जाएगा। तो कोई हल नहीं, ये बराबर होने चाहिए। पहले दो तो 2k - 1 बराबर है 1/k - 1 और बराबर नहीं है -1/-2k + 1। ये बराबर नहीं तो इसको तो छोड़ देंगे, आप इसी को ले लीजिए तो क्या बच गया, क्योंकि जो बराबर है उन्हीं को लेते हैं। 2k - 1 बराबर है 1/k - 1। आप इसको इधर आर पार गुणा करके k का मान निकाल लीजिएगा। इसके बाद तीसरा सवाल आता है बच्चों, तीसरे सवाल में देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुण विधियों से हल कीजिए। आपने दोनों कर रखी, ये खुद करेंगे आप। 8x + 5y बराबर है 9 और 3x + 2y बराबर है 4। आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना, यानी एक में से x का मान निकाल के दूसरे में रखना है। एक में से x का मान कैसे निकालेंगे, मान लिया इसमें से निकालना है, तो 8x + 5y बराबर है 9 है। आप चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। मान लिया आप x का मान निकालना चाहते हैं
तो 8x बराबर है क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y, और x बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 5y बटे 8। ये मान उठा के आप x की जगह यहाँ रखेंगे और तो y का मान आ जाएगा, और y का मान फिर आप वापस यहाँ पे रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। ये तो आपका प्रतिस्थापन विधि है। और फिर वज्र गुणन विधि अभी हमने की थी, उस विधि से भी आप इसको करेंगे। इस विधि, ये वज्र गुणन विधि से क्या है x लगा के y 1, आपको पता है ना b1 b2 c1 b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2 और क्रॉस करके आप इसको करेंगे। सवाल नंबर 4 में 5 भाग हैं बच्चों, और मैं आपको इन पांचों भाग के फटाफट समीकरण बना देता हूं, और उसके बाद आपने खुद वज्र गुणन विधि के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा, बीजगणितीय विधि, कोई भी विधि के द्वारा आप हल कर सकते हैं। चौथे सवाल का पहला क्या दे रखा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है, इस शेष पर तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। नियत एक तो फिक्स है, मान लिया, माना नियत व्यय x रुपए है और प्रतिदिन व्यय कितने दिन भोजन लेगा y है। तो अब मतलब x तो देना ही पड़ेगा, जैसे यूं कहते हैं कि 500 रुपए तो आपके फिक्स हैं, वो तो देने ही पड़ेंगे, और हर रोज के भोजन के आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। अगर एक दिन भोजन किया तो 550 लगेंगे, 2 दिन भोजन किया तो 500 तो वो है ही, और 50 रुपए एक दिन के, तो 2 दिन के कितने हो गए 100, 600 देने पड़ेंगे। इस तरह से तो ये तो x तो देने ही पड़ेंगे, और फिर जितने दिन भोजन करेगा उतने हिसाब से देना पड़ेगा। जब एक विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय करने पड़ते हैं। तो 20 दिन भोजन के लिए 20 दिन में कुल व्यय कितना हो जाएगा, देखो 20 दिन का कुल व्यय बच्चों, x तो उसका नियत है ही, और 20 दिन क्या है, एक दिन का y रुपए, तो 20 दिन का 20y, और ये बनता है x प्लस 20y बराबर है 1000 रुपये, क्योंकि उसको 20 दिन अगर वो भोजन खाता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। दूसरा उसने फिर कहा है, यदि एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो 26 दिन के लिए 26 दिन का कुल व्यय क्या होगा, x रुपए तो उसके फिक्स हैं, देने ही पड़ेंगे, और 26 दिन के 26y, और ये है x प्लस 26y बराबर उसको देने पड़ते हैं 1180 रुपये। एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। बच्चों जो भी आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, जो आपको ठीक लगे आप वो कीजिए, चाहे आप इसको ग्राफीय विधि से भी कर सकते हैं। आपने शुरू वाली ये 3.12 में की होगी। इसके बाद दूसरा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। देखिए सवाल का सीधा सा नियम है बच्चों कि आप जो है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, सवाल आधा उसी समय हो जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो माना अंश मान लेते हैं, जब भिन्न है तो माना अंश कितना हो जाएगा x, हर क्या होगा y, तो भिन्न क्या बनेगी x/y, क्योंकि अंश बटे हर यही होते हैं भिन्न। और भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो प्रश्नानुसार देखिए आप, 2 स्थितियां रहेंगी हर एक में। स्थिति 1 क्या कहती है, अंश में से 1 घटाया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो अंश में से 1 घटा दो तो ये 1/3, आर पार गुणा कर दो, इसको क्या बन गई 3x - 3 बराबर है y, और ये बन गई 3x - y बराबर है 3। एक समीकरण बन गया। और इसी तरह से दूसरा, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। तो स्थिति 2 क्या कहता है, हर में 8 जोड़ दिया जाए x/y + 8 तो वो 1/4 हो जाती है।
तो इसको भी आर पार गुणा करके ऐसे समीकरण बना लो और फिर समीकरण को आप हल करो। मतलब जैसे जैसे कहा है, इसने कहा अंश भिन्न में से के अंश में एक घटाए, तो हमने पहले भिन्न सोच ली अंश और हर, और फिर उसमें से अंश में से एक घटा दिया तो बड़ा 1/3 हो गई, आर पार गुणा की, ये समीकरण बन गया। फिर कहता है हर में यदि 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाते हैं, इसको भी आप आर पार गुणा करके समीकरण बनाओ और फिर समीकरण को हल करो। बच्चों इसमें 3, 4, 5 3 सवाल और हैं, और आप जो है इसी तरह के ये तीनों सवाल हैं। अगर आप आप कर पाते हैं, आप ट्राई कीजिए, नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले लेक्चर के अंदर ये सवाल मैं आपको करवा दूंगा, और मुझे आशा है आप कर लेंगे। फिर भी मैं इनके हिंट जो है अगले लेक्चर के अंदर आपको दूंगा। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और ये घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हर रोज़ अपना काम करें।